आज हम कवर करेंगे सेक्शन 7 इंडियन एविडेंस एक्ट। सेक्शन 7 क्या कहता है? फैक्ट्स विच आर ओकेजन, cause or effect, immediate or otherwise, of relevant fact or fact in issue. And third, fact which constitute the state of things under which they happened or which afforded an opportunity for their occurrence or transaction are relevant. अब देखो बेयर एक्ट का भी सेक्शन यही कहता है, facts which are the first occasion, then cause or effect, immediate or otherwise, of relevant fact or fact in issue, or which constitute the state of things under which they happened, or which afforded an opportunity for the occurrence or transaction are relevant. So these facts are relevant. कौन कौन से फैक्ट? जो किसी चीज़ के होने का ओकेजन बताएं, जो कि ऑब्वियसली रेलिवेंट होना चाहिए और फैक्ट इन इशू से कनेक्टेड होना चाहिए, या कोज एंड इफेक्ट बताए किसी चीज़ का, ठीक है, या उसके होने की अपॉर्चुनिटी बताए, या स्टेट ऑफ थिंग्स जिसके तहत वो हुआ है। अब देखो ओकेजन, ओकेजन का मतलब क्या है? इट इज़ कोज और रीज़न फॉर हैपनिंग ऑफ द इवेंट, ठीक है, कोज और रीज़न फॉर हैपनिंग ऑफ द इवेंट। इलस्ट्रेशन ए देखो क्या कहता है। इलस्ट्रेशन ए है, द क्वेश्चन इज वेदर ए रोब्ड बी, क्या ए ने बी को रोब किया है, उसको लूटा है। तो ये क्या बताता है? फैक्ट्स दैट शॉर्टली बिफोर द रोबरी, रोबरी से कुछ टाइम पहले ही बी एक मेले में गया था और उसके पास पैसे थे और उसने ये पैसे दिखाए थे और बताया था लोगों को, ये रेलिवेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ओकेजन हुआ। ओकेजन क्या हुआ कि वो मेले में जा रहा था, पैसे लेके जा रहा था, उसने और लोगों को भी बताया कि मेरे पास पैसे है, पैसे लेके मेले में जा रहा हूँ, पैसा भी दिखाया। तो जिन्होंने सुना उनको पता लग गया। जैसे कई लोग होते हैं, पैसे लेके आए तो बताएंगे सबको जाके कैश लेके आए हैं, घर में रखा है, बात चोरों तक पहुँच जाती है या चोर वहाँ पर होते भी है आसपास, फिर वो प्लान बना लेते हैं और चोरी कर लेते हैं। तो ये ओकेजन होता है। तो मत बताओ सारी दुनिया को कि मेरे बैग में सोना है, ज्वेलरी है, ज्वेलरी लेने जा रही हूँ, ज्वेलरी लेने जा रहा हूँ, ज्वेलरी लेके वापस आ रहा हूँ, बैंक से कैश निकलवाना है, उस कैश को गाड़ी के बोनट पे, बैग को गाड़ी के बोनट पे रख के और फिर उसको वहाँ पर देखो, नोट को गिनो, ऐसी चीज़ें मत किया करो। ये ओकेजन प्राप्त करवाती है दूसरे व्यक्ति को ऑफेंस करवाने का। अब देखो दूसरा, कोज एंड इफेक्ट। It will cover many facts which may be logically connected, but they should be legally relevant first. Then they are connected. It should be relevant first, showing cause and effect under section 7. तो ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि आपके पास लीगल रेलिवेंसी है, लेकिन वो भी लॉजिकल तरीके से कनेक्ट होनी चाहिए। तो कोज एंड इफेक्ट, क्या रीज़न था और उसका क्या प्रभाव पड़ा, किस कारण से क्या हुआ, ये चीज़ों को कवर करता है सेक्शन 7। तो बहुत सारे फैक्ट इसके अंदर आ जाते हैं। देखो एग्जांपल देखो, डेड बॉडी वॉज फाउंड इन द रिवर, नदी में डेड बॉडी मिली। इनिशियली ये सोचा गया कि सुसाइड का केस है, लेकिन एग्जामिनेशन जब हुआ, फोरेंसिक एग्जामिनेशन हुआ, उसमें ये पता चला कि लंग्स में तो पानी है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? उसको पहले मारा गया और फिर उसको पानी में फेंका गया। मोर ओवर उसके बाद एग्जामिनेशन में और बातें सामने आई कि उसकी बॉडी में पॉइजन था। तो इसका मतलब या तो उसने पॉइजन को कंज्यूम किया, ठीक है, या किसी ने उसको पॉइजन दिया और फिर बॉडी नदी में। अगर उसने खुद से पॉइजन लिया है तो फिर पॉइजन खुद से लेके नदी में कूद जाना, ये भी पॉसिबल है। या किसी और ने पॉइजन दिया और जब मर गई तो लाश को फेंक दिया, ये भी पॉसिबल है। तो ऐसी सारी कारण। अब यहाँ पर अगर बात करें कि मर्डर किसने किया या एक मर्डर है, सुसाइड, तो कोज एंड इफेक्ट हमारे पास देखो कितने सामने आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम कंक्लूसिव कुछ नहीं कह सकते। अगर और एविडेंसेस साथ में आ जाएंगे और फैक्ट साथ में आ जाएंगे तो हो सकता है क्लैरिटी आ जाए। कोज एंड इफेक्ट कैन ब्रिंग मच ऑफ फोरेंसिक साइंस। अब देखो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल कह रहा है, मिस्टर ए यूज टू मेक general fun, means used to make fun with
मिस्टर बी, और मिस्टर बी भी यही चीज़ कर रहे थे। नॉर्मली होता है, लोग एक दूसरे के साथ मजाक करते हैं, फन करते हैं, ये एक नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ है, ये होता रहता है, ठीक है। अब सपोज करो कि ए कीप्स ऑन फीलिंग बैड अबाउट इट, ए को बुरा लगता रहता है इस मजाक के कारण, और एक दिन जाके वो सुसाइड कर लेता है। अब सवाल ये है कि उसकी सुसाइड का रीज़न क्या है? इज इट मिस्टर बी और मिस्टर ए इज ओवर थिंकिंग और इज थिंकिंग एंड सो ऑन। तो यहाँ पर सुसाइड का रीज़न ए का मजाक करना नहीं है, बी का मजाक करना नहीं है। सुसाइड का रीज़न क्या है? ए की ओवर थिंकिंग या उसका इंट्रोवर्ट नेचर या जो भी साइकोलॉजिकल चीज़ है उसके साथ है। तो कॉज ऑफ सुसाइड वॉज मिस्टर एज ओवर थिंकिंग, तो बी के ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर बी की वजह से ऐसा हुआ होता और ये क्लियर हो जाता तो फिर बी की लाइबिलिटी आती। अब देखो इसमें केस स्कॉट वर्सेस शेफर्ड, क्या हुआ इस केस में? मिस्टर ए शेफर्ड उन्होंने एक जलता हुआ स्क्विब, ये एक स्मॉल फायरवर्क होता है, छोटा पटाखा होता है, और इसको जला के क्राउड में फेंक दिया। ये मिस्टर बी की टेबल पे गिरा। मिस्टर बी ने खुद को बचाने के लिए इसको उठाया और दूसरी तरफ फेंक दिया। अभी ये मिस्टर सी के पास गया, सी ने भी खुद को बचाने के लिए उठाया और दूसरी तरफ फेंक दिया। ये पहुंचा डी के पास, डी को मौका नहीं मिला उठा के फेंकने का, पटाखा वहीं पर फट गया और डी की एक आंख चली गई, ठीक है, एक आंख खराब हो गई। अब सवाल ये उठा कि जो इंजरी हुई है वो डायरेक्ट और इमीडिएट कॉज ऑफ एक्ट ऑफ मिस्टर ए है या नहीं है। ओके, वेदर दैट द इंजरी वॉज डायरेक्ट एंड इमीडिएट कॉज ऑफ एक्ट ऑफ मिस्टर ए और नोट। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये क्या बात कर रहा है? कॉज एंड इफेक्ट, इमीडिएट और अदरवाइज, उसी समय या थोड़े समय के बाद, ठीक है। तो सवाल यही उठा कि क्या ये मिस्टर ए की वजह से है? तो जवाब आया हाँ, कोर्ट ने जवाब दिया यस। जो भी इंटरमीडिएरीज हैं बी सी डी, वो तो अपनी सेफ्टी और सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए उन्होंने ऐसा किया, लेकिन शुरुआत किसने की? ए ने। ए की वजह से डी की आंख गई है, कॉज एंड इफेक्ट। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल भी देखो, आर वर्सेस वाइट। एक्यूज्ड ने 2 ग्राम पोटेशियम साइनाइड मिला दिया अपनी माता के ड्रिंक में, उन्होंने उसे पी लिया लेकिन मृत्यु हुई हार्ट फेलियर की वजह से। तो सवाल ये, अच्छा फैक्ट ये भी है कि 5 ग्राम साइनाइड चाहिए डेथ कोज करने के लिए, ठीक है। अब सवाल ये था दैट सिंस 5 ग्राम ऑफ साइनाइड इज रिक्वायर्ड फॉर डेथ द एक्ट ऑफ अक्यूज्ड इज रिजल्ट ऑफ दैट, ये सवाल था। तो कोर्ट ने कहा दैट इफ इट इज आस्क्ड दैट बट फॉर द एक्यूज्ड एक्ट वुड हिज मदर हैव डाइड, मतलब अगर एक्यूज्ड पोटेशियम साइनाइड 2 ग्राम की डोज नहीं देता तो क्या उसकी माता की मृत्यु होती? तो इसका जवाब है हाँ, होती, क्योंकि जिस हार्ट फेलियर की वजह से हुआ है उस हार्ट फेलियर में पोटेशियम साइनाइड का कोई रोल नहीं है। वो 2 ग्राम पोटेशियम साइनाइड होता या नहीं होता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हार्ट फेल जो हुआ है वो होता। Hence accused is liable for attempt to murder, इसको बट फॉर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है कि क्या एक्यूज्ड के करने से ही ऐसा होता। तो अगर जवाब ये है कि हाँ एक्यूज्ड के करने से ही ऐसा हुआ है तो वो लाइबल है, नहीं तो वो लाइबल नहीं है। यहाँ पर लाइबिलिटी अटेम्प्ट की है, मर्डर की नहीं है। चलो भाई, इसके बाद अपॉर्चुनिटी की बात करता है। अपॉर्चुनिटी मतलब आपको मौका मिलना, ठीक है। इलस्ट्रेशन सी देखते हैं जरा। अच्छा ये देखो स्टेट ऑफ थिंग्स जो बताया था मैंने आपको, ये फैक्ट की डेफिनेशन में बताया था स्टेट ऑफ थिंग्स क्या होती है। बी इलस्ट्रेशन उसके लिए है। देखो क्वेश्चन इज वेदर ए मर्डर्ड बी, क्या ए ने बी का मर्डर किया है? तो कहता है मार्क्स ऑन द ग्राउंड प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रगल एट और नियर द प्लेस वेयर मर्डर वॉज कमिटेड। मार्क्स ऑन ग्राउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ स्ट्रगल एट और नियर द प्लेस, उसने अपने आप को बचाने के लिए स्ट्रगल किया। स्ट्रगल के जो भी निशान है उस जगह पे, ठीक है, या एक्यूज्ड की बॉडी पे भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ उस जगह पे ही रहे जहाँ पर भी है, आर रेलिवेंट फैक्ट, क्योंकि ये स्टेट ऑफ थिंग्स बता रहे हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूट स्टेट ऑफ थिंग अंडर विच दे हैव हैपेंड। अब देखो अपॉर्चुनिटी, ये अपन थर्ड पॉइंट अपॉर्चुनिटी के लिए सी इलस्ट्रेशन देखेंगे। क्वेश्चन इज वेदर ए पॉइजन बी, क्या ए ने बी को पॉइजन दिया है? तो सवाल ये है, जवाब देखो, फैक्ट्स देखो।
स्टेट ऑफ बीज हेल्थ बिफोर द सिम्टम्स एस्क्राइब टू पॉइजन। ठीक है, बी की हेल्थ कैसी है, पॉइजन देने से पहले बी की हेल्थ कैसी थी और बी की आदतें क्या थी, ये ए को पता था। ए को पता था कब बी खाना खाता है, कब पानी पीता है, कैसे क्या करता है, ये सब ए को पता था। ये पता होने के कारण ए के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि वो उसको पॉइजन दे सके। अब ए को पता है कि खाना खा के वो आएगा और इस वाली बोतल से अपनी दवाई पिएगा, उसको अच्छे से पता है, उसने उस बोतल में जहर मिला दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग बात भी आएगी। सेक्शन 11 जो प्रूफ ऑफ एलएबी की बात करता है, इट नेगेट्स एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी। जब प्ली ऑफ एलएबी एस्टेब्लिश हो गई तो इसका मतलब आपके पास अपॉर्चुनिटी थी ही नहीं। ये सेक्शन 11 पढ़ेंगे तब उसमें और क्लियर करेंगे। प्ली ऑफ एलएबी का मतलब ये होता है कि जिस जगह पर क्राइम हुआ मैं वहाँ पर था ही नहीं, मैं वहाँ से इतनी दूर था कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आके क्राइम करके वापस चला जाऊँ। So when case is based purely on circumstantial evidence, then requirement of proof of the fact that concerned person had opportunity to do act becomes important. ठीक है, जब circumstantial evidence पे ही केस डिपेंड करता है तो ये साबित करना बड़ा जरूरी हो जाता है कि उसके पास अपॉर्चुनिटी थी वो एक्ट करने की। ठीक है, अब देखो, इफ एक्यूज्ड ओनली हैड अपॉर्चुनिटी, सिर्फ एक्यूज्ड के पास ही वो अपॉर्चुनिटी थी तब तो आप उसको कन्विक्ट कर दोगे। लेकिन अगर इस चीज़ के चांस हैं कि एक्यूज्ड के अलावा और भी कोई उस काम को कर सकता था तो फिर कन्विक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं हुआ यहाँ पर, क्रिमिनल लॉ की हम बात करें तो। ठीक है, क्योंकि किसी और के भी चांसेस थे कि वो आके वो काम कर जाए। So when there are chances that some other person also could have done the offense, then it is known as other offender theory. अब देखो इसमें दो केस देखेंगे हम। ये केरला का केस है 2012 का। हस्बैंड वॉज चार्ज विद मर्डर ऑफ वाइफ। उनके ऊपर चार्ज लगा कि उन्होंने अपनी वाइफ को ज़बरदस्ती पॉइजन दिया है। ठीक है, और वाइफ की बॉडी पे इंजरीज के मार्क भी थे। अब ये मर्डर हुआ जब वो दोनों रात को बेडरूम में थे, वहाँ पर कोई थर्ड पर्सन नहीं था, ना कोई आया ना कोई गया, बेडरूम में सिर्फ वो दोनों थे। और जो इंजरीज थी, इंजरीज की जब एग्जामिनेशन किया गया तो ये पता चला कि वो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरीज नहीं थी। तो सवाल ये है कि क्या हस्बैंड ने ही वो ऑफेंस किया है? तो कोर्ट ने कहा कि ये बिल्कुल क्लियर है कि उस कमरे में सिर्फ हस्बैंड और वाइफ ही थे और कोई भी नहीं था, किसी थर्ड पर्सन के होने का कोई चांस वहाँ पर नहीं था। तो जो पॉइजन है वो हस्बैंड ने ही एडमिनिस्टर किया होगा, इंजरीज जो है वो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड नहीं है, तो हस्बैंड इज कन्विक्टेड। अब ये केस देखो, इस केस में क्या हुआ, एक्यूज्ड को मर्डर के लिए डोरी डेथ है, ये 498 रीड विद 302 डोरी डेथ के लिए उसको कन्विक्ट किया गया। गला दबाकर हत्या की गई ऐसा आरोप लगाया गया। जहाँ पर एक डिसीज्ड रहता था, डिसीज्ड और ये एक्यूज्ड हस्बैंड वाइफ जहाँ रहते थे उस जगह के 4 पोर्शन थे और हर पोर्शन में लोग रहते थे। तो क्वेश्चन ये हुआ कि क्या एक्यूज्ड ने ही मर्डर किया है? तो सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट ने तो कह दिया कि हाँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये क्लियरली एस्टेब्लिश नहीं है कि सिर्फ एक्यूज्ड के पास ही अपॉर्चुनिटी थी। जो वो जगह में रह रहा है जहाँ 4 पोर्शन है और लोग भी रह रहे हैं, देयर इज पॉसिबिलिटी कि किसी और ने ये एक्ट किया हो। तो ये क्लियरली एस्टेब्लिश नहीं हुआ है कि सिर्फ एक्यूज्ड के पास ही अपॉर्चुनिटी थी, तो एक्यूज्ड को एक्विट कर दिया गया। अब ये भी एक केस है जो काफ़ी जगह पढ़ाया और बताया जाता है, काफ़ी पुरानी बात भी है। उससे पहले ये देखते हैं, इट इज़ नॉट सेफ टू कन्विक्ट द एक्यूज्ड ऑन द बेसिस ऑफ अपॉर्चुनिटी बिकॉज fact of opportunity is based on inference drawn by other facts। अब आप दूसरे फैक्ट के द्वारा इन्फ्रेंस ड्रॉ कर रहे हो जो गलत भी हो सकता है। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल एक सर्वेंट था, उसको कन्विक्ट किया गया मास्टर के मर्डर के लिए। ठीक है, अब हुआ क्या कि उस घर में मास्टर और सर्वेंट बस वो दोनों ही थे और बाकी विंडोज़, घर के दरवाजे सब अंदर से बंद थे। बस एक टॉप विंडो जो ऊपर छत की तरफ थी वो एक खुली थी, बाकी सब कुछ अंदर से बंद था। ना कोई उस घर में आया, ना कोई उस घर से बाहर गया। ठीक है, और मास्टर की डेड बॉडी मिली।
तो सर्वेंट को कन्विक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि सर्वेंट के पास पूरी अपॉर्चुनिटी थी, ना कोई आया ना कोई गया, दरवाजे भी सब अंदर से बंद थे, एक ये ऊपर वाली खिड़की खुली थी, लेकिन कोई नहीं आया कोई नहीं गया। तो किसने किया मर्डर? सर्वेंट ने, सजा मिल गई। लेकिन बाद में जो रियल मर्डरर था उसने कन्फेशन किया, उसने कहा कि मर्डर सर्वेंट ने नहीं, मैंने किया था। कैसे? कोई दो घर थे जिनके बीच में गैप कम था, तो एक घर की खिड़की से उसने एक वुडन प्लैंक, एक सीढ़ी दूसरे घर की छत पे रखी और उसके थ्रू वो उस घर में आया और फिर इस घर में घुस के मर्डर करके और वापस उसी रास्ते से चला गया बिना कोई सबूत छोड़े। तो ऐसे कई केसेस हुए हैं जहां बेगुनाहों को सजा मिली है। रुदल साहब वाला केस भी है और भी बहुत सारे कई सारे ऐसे केसेस है, सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में। क्यों? क्योंकि लॉ लीगल फिक्शन है, ठीक है, लॉ लीगल फिक्शन है। आर्टिफिशियल तरीके से आप चीज़ों को रेगुलेट कर रहे हो, हकीकत में क्या हुआ था वो कोई मायने नहीं रखता। जो सबूतों ने साबित कर दिया वही चीज़ मायने रखती है। और जज भी इंसान है, गलती उससे भी होती है, वकील, पार्टी, सब। लेकिन सोच के देखो, जो आदमी बेगुनाह है उसका तो विश्वास ही उठ जाएगा सारी चीज़ से। ऐसे लोग नेगेटिव भी हो जाते हैं, ये हताश भी हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, ये सारी चीज़ें जाननी बड़ी ज़रूरी है आप लोगों को। ओके, अगर कुछ क्लैरिटी ना हो, कोई पॉइंट हो, कमेंट बॉक्स में आप संपर्क कर सकते हैं। जिनके पास नंबर है वो फ़ोन पे संपर्क कर सकते हैं। बेस्ट विशेस, मोस्ट वेलकम फॉर योर क्वेरीज।